हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप होरोस्कोप में 4 से ज्यादा ग्रहों की स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं या कैसे देखते हैं या कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर होरोस्कोप में किसी खास घर में 4 ग्रह बैठे हों तो आप उन 4 ग्रहों के रिजल्ट को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो आप उन एनर्जीज का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं और आप उन ट्रबल मेकिंग प्लैनेटरी कंजक्शंस या ट्रबल मेकिंग प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से कैसे बच सकते हैं जो 4 ग्रहों की स्थिति की वजह से पैदा हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि ज्यादा शुभ ग्रहों का एक साथ आना एनर्जीज के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा संकेत है और पाप ग्रहों की एनर्जी का बिखराव कहीं बेहतर है, क्योंकि अगर एक आदमी आपके खिलाफ है तो उसे हैंडल करना आसान है, लेकिन अगर 2 आदमी एक साथ आ जाएं तो वो अपनी एनर्जीज जोड़ देते हैं और उनकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, खास तौर पर पाप ग्रहों के मामले में, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। तो जितने ज्यादा शुभ ग्रह आपके होरोस्कोप में एक साथ आए आपके लिए अच्छा है। खास तौर पर शुभ ग्रह जैसे शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा का अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक साथ आना आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से काम करता है। हालांकि अगर पाप ग्रह एक साथ आ जाएं, जैसे शनि, राहु, सूर्य या मंगल का एक साथ आना या केतु, शनि, मंगल या सूर्य का एक साथ आना, तो वो आपके लिए ज्यादा ट्रबल मेकिंग या ज्यादा चैलेंज लाने वाला होगा बनिस्बत 4 शुभ ग्रहों के एक साथ आने के। तो इन एंटिटीज को होरोस्कोप में देखना होगा, उन्हें बहुत अच्छी तरह एनालाइज करना होगा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है, 4 ग्रहों की स्थिति उनके अंदर मौजूद सुपर एनर्जी की वजह से दोनों काम करेगी। वो आपको जीवन में अचानक प्रोत्साहन, अचानक ग्रोथ, अचानक डेवलपमेंट, अचानक गेन, अचानक एलिवेशन देंगे और वो दूसरी तरफ अचानक पतन, अचानक मुश्किलें, अचानक रुकावटें, अचानक इश्यूज भी आपकी जिंदगी में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जहां भी ग्रहों की स्थिति बनी हो, देखें कि वहां ज्यादा पाप ग्रह शामिल हैं या ज्यादा पाप ग्रह शामिल है। अगर 2 पाप और 2 शुभ हो, मतलब अगर राहु और शनि एक साथ हो और गुरु और चंद्रमा एक साथ हो, तो मिसाल के तौर पर आपके यहाँ 3 योग बनते हैं। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग देते हैं, शनि और चंद्रमा विष योग देते हैं, राहु और शनि श्रापित दोष देते हैं और राहु और गुरु चांडाल दोष देते हैं। तो अब 4 योग इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर इन दोषों में से किसका असर ज्यादा होगा? अब ये कहना सेफ होगा कि राहु और शनि के बीच का श्रापित दोष सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद शनि और चंद्रमा के बीच का विष दोष, गुरु चांडाल दोष और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आखिर में गज केसरी योग रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो ज्ञान लाने वाला है और राहु गुरु की एनर्जी को ओवरपावर कर देता है और इसीलिए गुरु चांडाल दोष में राहु की गुरु पर बाजी रहेगी, उल्टा नहीं। और फिर शनि और चंद्रमा के बीच विष दोष की वजह से चंद्रमा ठीक से काम नहीं कर पाता और इस तरह विष योग एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी 2 पाप और 2 शुभ ग्रहों की 4 ग्रहों की स्थिति हो तो इंसान को एक्स्ट्रा कॉशन रखना चाहिए कि वो इस 4 ग्रहों के कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ता या एनालाइज करता है, क्योंकि पाप ग्रहों की हमेशा बाजी रहेगी। अब एक चीज जो देखना जरूरी है वो ये है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इफेक्ट में है। मिसाल के तौर पर कौन से ग्रह एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं? तो मिसाल के लिए अगर मान लें गुरु और चंद्रमा 8 और 9 डिग्री पर हो, जबकि राहु और शनि 19 और 20 डिग्री पर हो, तो राहु और शनि का असर गुरु और चंद्रमा पर बहुत कम या ना के बराबर होगा। तो फिर गुरु और चंद्रमा के बीच गजकेसरी योग एक्टिव होगा बनिस्बत गुरु चांडाल दोष या विष योग के। हालांकि राहु और शनि का करीब होना श्रापित दोष भी इफेक्ट में है। हालांकि क्योंकि गुरु और चंद्रमा कम डिग्री पर हैं, तो गजकेसरी योग का श्रापित दोष पर जरा सा फायदा रहेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि पाप ग्रहों की एनर्जी फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन कॉम्बिनेशंस को भी देखना पड़ेगा। अगर चोंगे बहुत करीब हो, मिसाल के तौर पर चंद्रमा 8 डिग्री पर हो, गुरु 9 डिग्री पर हो, राहु और शनि मान लें 14 और 15 डिग्री पर हो, तो पाप ग्रह शुभ ग्रहों के बहुत करीब है। तो डेफिनेटली पाप ग्रहों की शुभ ग्रहों पर बाजी रहेगी। या अगर पाप ग्रह कम डिग्री पर हो और शुभ ग्रह ज्यादा डिग्री पर हो, तो भी पाप ग्रहों का ही फायदा रहेगा और वो एक्टिव होंगे और वो अपने रिजल्ट शुभ ग्रहों से ज्यादा ऑफ्टन दिखाएंगे और डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे।
तो इन पर क्रिटिकली नजर डालनी होगी। कोई भी पाप ग्रह जो दो शुभ ग्रहों के बीच बैठा हो, वो दोनों शुभ ग्रहों के रिजल्ट खराब कर देगा और न तो उनमें से किसी को उतने रिजल्ट देने देगा जितना वो दे सकते हैं। तो हमेशा अच्छा यह है कि शुभ ग्रह एक दूसरे के करीब हो और उनके बीच में कोई पाप ग्रह ना हो। तो मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा 8 डिग्री पर हो, शनि 10 डिग्री पर हो और फिर गुरु 12 डिग्री पर हो, तो चंद्रमा और शनि के बीच विष दोष चंद्रमा और गुरु के बीच गजकेसरी योग से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ साथ गुरु की एनर्जीज भी बिखेर रहा है और गुरु चांडाल योग की वजह से राहु के कंट्रोल में है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्लेनेटरी प्लेसमेंट्स करीब हैं और कौन से कॉम्बिनेशन दूसरों से ज्यादा ताकतवर तरीके से हो रहे हैं। अगर किसी 4 ग्रहों के कॉम्बिनेशन में 3 से ज्यादा शुभ ग्रह शामिल हो, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास गुरु, चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो और साथ में मिसाल के तौर पर शनि हो, तो ऑब्वियसली ज्यादा शुभ ग्रह होने की वजह से उनका हमेशा शनि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि शनि एक स्लो मूविंग या स्लो कर देने वाला ग्रह है, वो 3 स्ट्रॉन्ग शुभ ग्रहों के भी फायदे देने के ट्रेंड को स्लो कर देगा। दूसरी चीज है, अगर मिसाल के तौर पर राहु 3 शुभ ग्रहों के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो राहु गुरु, चंद्रमा और शुक्र के साथ किसी खास राशि या घर में बैठा हो, तो उस घर में गुरु सबसे ताकतवर है, लेकिन राहु का 7वां आस्पेक्ट बहुत कमजोर है। हालांकि इन 3 शुभ ग्रहों का 7वां आस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से 7वां घर या वो घर जो इन 4 ग्रहों की स्थिति वाले घर के ठीक सामने है, वो बहुत शुभ और अच्छे रिजल्ट लाने वाला बन जाएगा बनिस्बत उस घर के जहां चारों ग्रह बैठे हैं। तो मिसाल के लिए अगर राहु, गुरु, चंद्रमा और शुक्र लग्न में बैठे हों, तो 7वें घर में बहुत सारी शुभ एनर्जी होगी, क्योंकि गुरु, चंद्रमा और शुक्र का 7वें घर पर आस्पेक्ट है। लेकिन राहु का 7वां आस्पेक्ट स्ट्रांग नहीं है, बल्कि उसका 5वां और 9वां आस्पेक्ट स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थिति में इंसान के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, उसे पार्टनरशिप से बहुत फायदा होगा, उसे बहुत खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है, उसे बहुत अच्छा, कमिटेड, वफादार जीवन साथी मिल सकता है जो उसका ख्याल रखेगा, और जीवन साथी भी जातक के लिए बहुत सारी खुशहाली, तालमेल और मटेरियल गेन लाएगा। हालांकि राहु के लग्न में दूसरे शुभ ग्रहों को ओवरपावर करने की वजह से इंसान के अंदर हमेशा ये जज्बा और भूख और लालच रहेगी कि वो जिंदगी में और बेहतर करे और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल गेन हासिल करे बनिस्बत चंद्रमा, शुक्र और गुरु के नर्म एस्पेक्ट्स के इस्तेमाल के। हालांकि 3 शुभ ग्रह राहु की ग्रहण लाने वाली एनर्जीज को थोड़ा ओवरकम करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और वो इंसान के लिए खुशहाली लाएंगे। अब चैलेंजेस, जब किसी एक ग्रह की दशा या अंतरदशा चलती है तो दूसरे ग्रह भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा है, अगर आपके गैस चूल्हे पर कुछ उबल रहा है और अगर आप कोई दूसरा बर्तन इस बर्तन के करीब लाएं, तो दूसरा बर्तन आग पर रखे बर्तन के बहुत करीब होने की वजह से दूसरे बर्तन को भी कुछ गर्मी महसूस होगी। इसी तरह जब एक ग्रह की दशा या उसकी अंतरदशा चल रही होती है, तो दूसरे ग्रह उस ग्रह के बहुत करीब होने की वजह से कुछ हद तक एक्टिव हो जाते हैं। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पता करें कि कौन सा ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा की वजह से एक्टिवेशन में है और फिर उस ग्रह की एनर्जी का फायदा उठाएं, चाहे वो करियर में हो, बिजनेस में हो या रिश्तों में। लेकिन अगर वो कोई पाप ग्रह है, तो उस पाप ग्रह के साथ बैठे शुभ ग्रह की ताकत बढ़ाएं और उसके जरिए पाप ग्रह की बुरी नीयत को कम करें। मिसाल के तौर पर अगर राहु गुरु चांडाल दोष में गुरु के साथ बैठा हो और राहु की दशा चल रही हो, तो गुरु भी थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो गुरु की एक्टिविटीज में शामिल होकर गुरु की ताकत बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर ज्यादा आध्यात्मिक बने, धार्मिक किताबें पढ़ें, बच्चों के मामलों में शामिल हो क्योंकि गुरु बच्चों का कारक है। कुछ आध्यात्मिक जगहों पर जाएं, किसी धार्मिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दान दें या किसी को पढ़ाएं या किसी बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करें। इन सब एक्टिविटीज को करने से शुभ ग्रह के फायदे देने के ट्रेंड बढ़ेंगे और पाप ग्रह की बुरी नीयत कम होगी, क्योंकि नजरिया और कर्म सबसे पापी एनर्जीज को भी ओवरपावर कर देते हैं। तो इन एनर्जीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है, आप किसी शुभ ग्रह को भी एक्टिवेट कर सकते हैं उसकी लाइन की एक्टिविटी करके। तो मिसाल के तौर पर अगर चौथे घर में 4 ग्रह हो, तो राहु, शनि, चंद्रमा और गुरु चौथे घर में हो मिसाल के लिए, और राहु की दशा चल रही हो, तो आप दूसरे ग्रहों के फायदे देने के ट्रेंड बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चंद्रमा चौथे घर का नेचुरल रूलर भी है, तो माँ से जुड़ा कुछ काम करें, माँ की सेवा करें, माँ के लिए कुछ खरीदें,
माँ के साथ वक्त गुजारें या माँ का आशीर्वाद लें। इससे चंद्रमा को और उसके गुरु के साथ बनने वाले गजकेसरी योग को ज्यादा ताकत मिलेगी और राहु की कुछ बुरी नीयत कम होगी। इन एक्टिविटीज को करें जो ज्यादा सात्विक हैं, ज्यादा सेवा वाली है, ज्यादा एथिकली मोरल है और खुशहाली लाने वाली है, अच्छे कर्म का हिस्सा बढ़ाने वाली है। ये एक्टिविटीज हमेशा आपकी शुभ ग्रहों की ताकत बढ़ाने और पाप ग्रहों की बुरी नीयत कम करने में मदद करेगी। हालांकि कभी कभी आप पाप ग्रहों की एनर्जी का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने मिसाल दी, अगर शनि और मंगल और राहु दूसरे घर में शुक्र के साथ कंजक्शन में हो तो आपके पास दूसरे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग श्रापित दोष और बहुत स्ट्रॉन्ग अंगारक दोष भी बनता है। लेकिन दूसरा घर खाने से भी जुड़ा है और शुक्र शानदार खाने, अच्छी क्वालिटी के खाने को भी रिप्रेजेंट करता है और शुक्र दूसरे घर का नेचुरल रूलर भी है। तो अगर आप खाने से जुड़ा, आग और खाने से जुड़ा कुछ शुरू करें, मिसाल के तौर पर एक किचन या बेकरी या रेस्तरां, अगर आप ऐसा कुछ करें या औरतों या ऑपोजिट जेंडर द्वारा इस्तेमाल होने वाले कुछ लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भट्ठी या फाउंड्री के जरिए, तो आप पाप ग्रहों की एनर्जी का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखना चाहिए कि एनर्जीज का बैलेंस किधर जा रहा है। अगर पाप ग्रह किसी घर पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हो तो उनकी सारी एनर्जी को उसी घर की दिशा में इस्तेमाल करें जहां आप क्रिएटिव एनर्जी का फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप 4 ग्रहों की स्थिति को कैसे एनालाइज करते हैं, चाहे वहां 3 या 4 पाप ग्रह ही क्यों न हो, क्योंकि पाप ग्रहों में तबाही लाने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि जब आप पाप ग्रहों की ज्यादातर एनर्जी का इस्तेमाल किसी चीज को तबाह करने में अपने फायदे के लिए कर रहे हो या सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए भट्ठी या बेकरी या फनेस में आग का इस्तेमाल करके, तो आप पाप ग्रहों की ज्यादातर एनर्जी का वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी घर तबाह करने की कोशिश की एनर्जी कम हो जाती है। अगर आपके दूसरे घर में राहु, शनि और मंगल हो और आप घर में क्रिएटिव तरीके से एनर्जीज के इस्तेमाल से जुड़ा कुछ नहीं कर रहे, तो वो आप में, आपके भाई बहनों में, आपके माता पिता में इश्यूज पैदा करेंगे। घर से जुड़े हमेशा इश्यूज रहेंगे। कोर्ट नोटिस, कुछ आग के हादसे, कोई न कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हर वक्त होती रहेगी जो लगातार होती रहेगी। तो इंसान को बहुत कॉशन रखना चाहिए। साथ ही अगर मिसाल के तौर पर चौथे घर में 3 या ज्यादा पाप ग्रह हो और उस ग्रह की दशा न चल रही हो, तो प्लीज चौथे घर से जुड़ा कुछ करके किसी भी पाप ग्रह को एक्टिवेट न करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके चौथे घर में गुरु, शनि, मंगल और राहु हो, मिसाल के लिए, और अगर बुध की दशा चल रही हो और बुध 11वें घर में बैठा हो, तो बुध भी आपकी आकांक्षाएं लाने की कोशिश करेगा। अगर आप उस वक्त गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी चौथे घर की रिप्रेजेंटेटिव है, चौथे घर में मटेरियल बेनिफिट का घर है, तो आप ऑटोमेटिकली चौथे घर के दूसरे 4 ग्रहों को भी एक्टिवेट कर देंगे। और तो फिर आप घर और घरेलू मामलों में और उन सभी घरों में जिन पर ये 4 ग्रह चौथे घर में बैठकर राज करते हैं, अननेसेसरी इश्यूज पैदा कर देंगे। तो इंसान को कॉशन रखना चाहिए कि वो 4 ग्रहों की स्थिति की एनर्जीज के पास कैसे जाता है। अगर राहु और सूर्य या राहु और चंद्रमा के साथ ग्रहण इन्वॉल्व हो, मिसाल के लिए, या केतु और सूर्य और केतु और चंद्रमा, तो डेफिनेटली एक बड़ा चेंज आएगा जो ला सकता है। केतु का इन्वॉल्वमेंट मतलब एक बड़ा चेंज आएगा जो या तो फायदे की तरफ होगा या नुकसान की तरफ। केतु हमेशा अपनी दशा या अंतर्दशा में एक बड़ा चेंज लेकर शुरू होता है, एक तरह के नुकसान से शुरू करता है। आप उसे नुकसान समझते हैं, लेकिन वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। तो जब भी केतु की दशा या अंतर्दशा आपके करीब हो, खास तौर पर 4 ग्रहों की स्थिति के साथ, तो बहुत कॉशन रखें कि चेंज किस दिशा में हो रहा है। अगर वो अच्छा चेंज है तो उसे होने दें, लेकिन उस चेंज के लिए तैयार रहें। तो अगर मिसाल के लिए केतु चौथे घर में चंद्रमा या गुरु के साथ बैठा हो, तो बहुत चांस है कि रहने की जगह बदलने जैसा कुछ हो सकता है। तो आप दशा आने से पहले ही चेंज को ट्रिगर कर सकते हैं। तो केतु की दशा या अंतर्दशा आने से पहले 3-4 महीने पहले ही घर से जुड़ा कुछ करें, घर बदल दें या घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराएं, घर के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदें या घर में मरम्मत का काम कराएं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो चेंज, क्योंकि चौथे घर का चेंज लगभग हो ही चुका है, केतु की दशा या अंतर्दशा वैसा कोई पापी चेंज नहीं लाएगी जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो। तो 4 ग्रहों की एनर्जीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। एनर्जीज के कॉम्बिनेशन को समझकर, ये देखकर कि वो किस दिशा में बैठे हैं, किधर इशारा कर रहे हैं, और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, चाहे ज्यादा पाप ग्रह ही क्यों ना हो।
और उन डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को अपने से दूर रखें। मिसाल के तौर पर 10वें घर में अगर 4 ग्रहों की स्थिति हो तो आप ज्यादातर वक्त इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको अपने लिए कोई वक्त नहीं मिलेगा। आपके पास कोई न कोई प्रोजेक्ट, कोई न कोई मीटिंग, कोई न कोई सफर, कोई न कोई प्रेजेंटेशन जो आपको देना है या डेटा एनालिसिस जो आपको करना है रहेगा। आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी और साल दर साल यहां तक कि दशक भी गुजर जाएंगे इससे पहले कि आपको एहसास हो कि आप पूरी जिंदगी काम करते रहे और कुछ खास नहीं कर पाए। तो कॉशन रखें कि 4 ग्रहों की स्थिति कहां बनी है, क्योंकि वो उस घर के मामलों में सारी एनर्जी खींच लेंगे और आपको और कुछ करने नहीं देंगे। अगर वो 12वें घर में हो तो सेहत, क्लिनिक, अदालत, पुलिस केस, विदेश, इन सब से जुड़े मामले एक्टिव होंगे और आपकी ज्यादातर जिंदगी या एनर्जी इनमें ही चली जाएगी। तो अगर 12वें घर में 4 ग्रहों की स्थिति हो तो देखें कि आप दूसरे घरों की लाइन में भी कुछ करें ताकि वो एक्टिव रहें और 12वें घर की एनर्जीज कम हो। तो प्लेनेटरी प्लेसमेंट को समझें, उन्हें जुडिशियसली इस्तेमाल करें, उन्हें पर्सनल लाइफ के मामलों से दूर रखें। तो दूसरे घर, चौथे घर, 5वें घर और 7वें घर में 4 ग्रहों की स्थिति ज्यादा ट्रबल लाने वाली प्लेसमेंट है बनिस्बत 9वें घर या 10वें, 11वें या 12वें घर के। तो अगर वो ये रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ के घरों में हो, जैसा मैंने कहा, दूसरे में या बच्चों के 5वें में या रिलेशनशिप के 7वें में, तो एक्स्ट्रा कॉशन रखें। अगर वो लग्न में हो तो पूरी जिंदगी ये ग्रह स्थिति एक्टिव होती रहेगी और आपके फैसलों, आपकी प्रतिष्ठा, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, आपकी सेहत कैसी है, इन सब पर असर डालती रहेगी। और तो फिर आपको एक्स्ट्रा कॉशन रखनी होगी। 8वें घर में वो आपके लिए अचानक रुकावटें, अचानक उथल पुथल लाएंगे, लेकिन कुछ मौके भी और अचानक चीजें जो विरासत के तौर पर आ सकती हैं या घर के काम आने के तौर पर या सरकार से अचानक गेन मिलने के तौर पर, यहां तक कि अगर ये स्पेक्यूलेशन के 5वें घर में हो तो लॉटरी जीतने जैसे। लेकिन बच्चों के मामले भी एक्टिव होंगे। तो दोस्तों, अपनी 4 ग्रहों की स्थिति को समझें, उन्हें बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करें, जो शुभ है उन्हें एक्टिवेट करें, पाप ग्रहों की एनर्जीज को उनसे जुड़ी चीजें दान करके कम करें और फिर आप एक बेहतर सूरत हाल में होंगे और इन एनर्जीज को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही मेरी एनालिसिस की 4 ग्रहों की स्थिति आपकी जिंदगी में कैसे रिजल्ट ला सकती है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके जब मेरी नई वीडियो आएगी। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें। और फिर किसी और वक्त तक आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चाओ।